हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका टॉपिक होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बने हुए हैं, चाहे वो आरओ में हो, चाहे वो बीपीएससी हो या आईएएस का पेपर हो, ठीक है, हर जगह यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को एक डायग्राम के फॉर्म में लिया गया है ताकि आपको याद हो सके। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर आप देखने को मिलेगा जो कि पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बीच में क्वेश्चन भी लाया हूँ कि आपको 1 मिनट में उसको कर देंगे, जैसे आप कुछ मतलब यह पढ़ने के बाद मतलब कुछ भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आईएएस के भी क्वेश्चन अभी आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, कुछ बच्चे एक एक्सक्यूज रखते हैं, लेकिन उनका भी कहना सही होता है कि सर जल्दी से करवा दीजिए। देखिए, मुझे करवाना होगा तो मैं 5-6 दिन में ही कंप्लीट करवा दूँगा, लेकिन वो जो करवाने का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। मैं क्या करूँगा, पढ़ दूँगा, आप कर लेंगे, मैं कहूँगा कोर्स ख़त्म होगा, कोर्स ख़त्म हो गया। लेकिन वैसा नहीं करना है। क्या करना है, आपको एक एक वर्ड मैं समझाता हूँ किस प्रकार से है। मैं अभी पूरी कोर्स ख़त्म कर दूँ, इसके बाद फिर आप वहीं जीरो पे ही रहेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप, मैं पूरी घटना चक्र को 5-6 दिन में ख़त्म कर दूँ, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि ये हुआ क्यों है, ये क्यों हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो वही मैं बताने का प्रयास करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स में लाता हूँ। इसीलिए लाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें, एक छोटी से छोटी चीज़ें आसानी से बता सकूँ। वहाँ पर जो मैं बताऊँगा वही काम आएगा। कितनी भी आप मैराथन देख लीजिए, 5 घंटे 10 घंटे, ये कोई काम नहीं आएगा जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उन्हीं बच्चों को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं जल्दी करवाने का मतलब है कॉन्सेप्ट फिर छूट जाएगा, फिर आपको वही मैराथन में ही वाला चलेगा, ठीक है। और मैं वैसा नहीं करना चाहता। जैसे ही मेरा नोट्स होता है, एकदम अच्छा कंटेंट होता है, वैसे ही मैं कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर बताऊँगा। थोड़ा सा हो सकता है कोर्स आगे पीछे हो जाए, उसको मैं मैनेज करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता पढ़ने का, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर डिफिनीसन हम देखते हैं, सिर्फ डिफिनीसन देखेंगे, उससे बाद कुछ नहीं, ठीक है। डिफिनीसन क्या कहता है, पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। याद रखेंगे, जब भी रिस्पायरेशन आता है तो हमेशा वहाँ पर ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिससे आप अपने दिनचर्या का कार्य करते हैं। वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में आएगा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं आप कहेंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट ये गलत है। आप हमेशा एयर को लेते हैं। क्या उसमें सब कुछ होता है, याद रखेंगे सिर्फ, लेकिन हम दो ही चीज़ की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। आप हमेशा एयर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप, अगर आपसे कोई पूछे क्या आप इंटर करते हैं अंदर, तो आप हमेशा बताइए हम एयर इंटर करते हैं। एयर कहाँ से जाता है, वो नोज के थ्रू जाता है, फिर विंड पाइप में जाता है, जिसको आप ट्रेकिया कहता है। अभी ट्रेकिया, विंड पाइप, नॉइज, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसीलिए मेरा लेक्चर लेट में आता है, ताकि आपको, देखिए मैं पॉलिटी भी बताता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा शिफ्ट होने में टाइम लगा। पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, शेड्यूल पढ़ रहा हूँ, इसके बाद तुरंत आपको शिफ्ट हुआ यहाँ पर बायोलॉजी में, तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए सब थोड़ा सा लेट आ जाता है लेक्चर, ठीक है। लेकिन आपका मैं पेपर से पहले कंप्लीट कर दूंगा, चाहे आपका बीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या आरओ हो, ठीक है। तो यहाँ पर विंड पाइप है, लंग से हम पढ़ेंगे, ठीक। तो विंड पाइप के बाद कहाँ पे जाता है हवा,
लंग्स में जाता है। इसके बाद लंग्स के बाद कहाँ पे जाएगा, वही O2 ब्लड में जाता है, मतलब सब कुछ पूरा एयर जाता है, लेकिन ब्लड में क्या घुलनशील होता है, क्या सॉल्युबल होता है, सिर्फ O2 ही घुलता है। फिर क्या होता है, ग्लूकोज O2 से क्रिया करता है, मतलब ग्लूकोज O2 से मिलके CO2 छोड़ता है और वाटर बनाता है ATP, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ATP के फॉर्म। अभी इसको क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे, सिर्फ आपका यहाँ पर ओवरव्यू है। अब यहाँ पर देखिए क्रेब्स चक्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था क्रेब्स चक्र का, हेंस क्रेब ने वर्णन किया था, इन्हीं के नाम से पर क्रेब्स चक्र पड़ा। अन्य नाम क्या है इसका, साइट्रिक अम्ल चक्र है या ट्राई कार्बोसिलिक चक्र है। कभी भी पूछे ट्राई कार्बोसिलिक चक्र क्या होता है या साइट्रिक अम्ल चक्र क्या होता है, तो यही क्रेब्स चक्र ही होता है। कहाँ अवस्थित होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अवस्थित होता है। एटीपी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो एटीपी मतलब ऊर्जा का ही उत्पादन करता है। अब देखते हैं यहाँ पर मेन देखते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनाक्सी श्वसन होता है एनॉर्बिक रिस्पायरेशन। अभी देखिए मैं दिखाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। अब देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी यहाँ देखिए लिखा गया ऑक्सी मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ लिखा गया अनाक्सी मतलब ऑक्सीजन अब्सेंस होगा। तो देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सी एरोबिक श्वसन कहते हैं। जैसे क्या, हम हुए, ह्यूमन बॉडी हुआ, हाँ आप हुए, हम हुए, यहाँ पर कौन सा होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। रेप्टाइल्स हुए, जैसे आपका कछुआ हुआ, आपका छिपकली हुआ, सांप हुआ, ये सब जो जानवर होते हैं ये भी क्या होते हैं, ऑक्सी श्वसन, ये भी हमारी तरह ही ऑक्सी श्वसन करते हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। एनिमल जितने भी हुए वो भी कौन सा, ऑक्सी श्वसन करते हैं। ऑक्सी श्वसन में होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सी श्वसन में होता क्या है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज के साथ कौन मिलता है, O2 मिलता है। क्या कहता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और CO2 का निर्माण करता है, और H2O ATP 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। कितना, 38 ATP एनर्जी का निर्माण करता है। तो O2 निकलता है और वाटर भी और 38 ATP एनर्जी भी। तो याद रखिए ग्लूकोज के साथ जब क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अब यहाँ पर अनाक्सीय श्वसन में O2 अब्सेंस होता है, तो यहाँ पर O2 तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में इथेनोइक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, मेथनोइक एसिड बन जाता है, और CO2 निकलता है ATP2। यहाँ पर 38 एनर्जी फॉर्म होती है, एनर्जी के रूप में 38 ATP फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो अनाक्सीय श्वसन होता है, अब्सेंस जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पर याद रखिएगा सिर्फ 2 ही ATP फॉर्म होता है। आप सोचेंगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, पहले ये मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर रेप्टाइल्स हुआ, ह्यूमन हुआ, एनिमल हुआ, ये सब ऑक्सीय श्वसन के हैं। बैक्टीरिया होता क्या, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बैक्टीरिया कौन सा श्वसन करता है, तो अनाक्सीय श्वसन एनॉर्बिक रिस्पायरेशन करता है। तो एनॉरोबिक रिस्पायरेशन कौन करता है, ये बैक्टीरिया करता है। वायरस क्या करता है, ये भी आपका O2 की अब्सेंस होता है इसमें जो शोषण करता है। जो वायरस अभी कोरोना वायरस हुआ आया, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अब्सेंट होता है उसके रिस्पायरेशन में। और फंगी जो आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो फंगी जो होता है ये भी अनाक्सीय श्वसन में आता है। तीनों याद रखिएगा, मतलब अगर मैं कहूँ कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो अनाक्सीय श्वसन पर निर्भर होते हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये देखिए IAS 1998 में क्वेश्चन आया, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी ला देता हूँ ताकि आप IAS के लेवल के क्वेश्चन आप टैकल करें, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा उस दिन आपका पेपर निकल जाएगा। यहाँ लिखा गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, याद रखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन की उपस्थित है और ये ग्लूकोज है, याद रखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल
में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। अवायु श्वसन नहीं कहते हैं, याद रखेंगे, अवायु अनाक्षी नहीं करते हैं, वायु श्वसन। मतलब ये शुद्ध हिंदी में लिख दिया है, आईएएस का पेपर शुद्ध हिंदी ही लिखते हैं वहाँ पे, इसलिए इंग्लिश हिंदी, इसलिए मैं यहाँ पर आज इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा लेकर आया हूँ, ताकि इंग्लिश वाला आप, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वाले टर्म ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो ऊर्जा निर्मुक्त जो होती है, पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। तो पहला वाला ये सही है। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में क्वेश्चन क्या आया था, यहाँ पूछा गया था ग्लूकोज के विखंडन में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर लिखा गया ग्लूकोज द्रव में ग्लूकोज 4 अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है, तो ये तो आपका गलत ही है। दूसरा कह रहा ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड, यहाँ वर्ड देखिए लिखा गया है लैक्टिक एसिड। अब मैं यहाँ क्या पढ़ाया हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, वहाँ अभाव में कह रहा था ना, ऑक्सीजन के अभाव में, तो क्या हुआ? लैक्टिक एसिड यहाँ पर देखिए बन रहा है। तो ये क्या हुआ? ये देखिए क्वेश्चन भी मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। देखिए अनुपस्थित यहाँ का रहा है, अभाव यहाँ कर, मतलब वो दोनों ही एक ही मतलब है। यहाँ लैक्टिक एसिड बोल रहा है, यहाँ पर कौन बोल रहा है? इथेनॉल। अब दोनों ही आपका ये है सही है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। सही पूछा था यहाँ पर, तो देखिए दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। इथेनॉल भी बन रहा है, कहाँ बन रहा है? देखिए इथेनोइक एसिड बन रहा है, और क्या लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, और मेथेनोइक एसिड भी बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनोइक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड मिथेनोइक एसिड बन जाता है। ये पेपर में छत्तीसगढ़ में पीसीएस में पूछा है, तो आपके भी पीसीएस होगा। छत्तीसगढ़ का पीसीएस का पेपर अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और बीपीएससी पीसीएस से टफ आता है। कभी भी आप पेपर दोनों उठा के देखिएगा, वहाँ का पेपर थोड़ा सा टफ रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना ये पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अगर लंग्स की बात करते हैं, अगर हमारे एनिमल में देखें, मतलब एनिमल में देखें, मनुष्य में देखें, मेढक में देखें, मेढक जब अर्थ पे रहता है तो वो लंग्स है। लंग्स को फुसफुस भी कहते हैं। कभी भी वर्ड आए फुसफुस क्या होता है तो आप कहेंगे लंग्स होता है। मतलब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी में भाषा देखें तो उसको फुसफुस कहा जाता है, इंग्लिश में वैज्ञानिक ढंग से लंग कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लंग्स या फुसफुस एनिमल होता है, मनुष्य होता है, मेढक, ये सब लंग से ही श्वसन करते हैं। याद रखिएगा कौन सा अंग यूज करते हैं? लंग से यूज करते हैं। और मछली कौन सा यूज करती है? देखिए मेढक दो चीज़ें यूज करता है। जब नीचे होता है जल के तो वो लंग से नहीं यूज करता है, ठीक है, वो गिल्स यूज करता है। लेकिन जब मेढक बाहर होता है तो वो क्या यूज करता है? लंग्स यूज करता है। तो याद रखिएगा मेढक। अब देखिए गलफड़ा, गिल्स, गिल्स में मछली होता है। मछली गिल्स किससे क्या, जो गिल्स से मतलब रेस्पायरेशन करता है वो मछली होती है, गिल्स से रेस्पायरेशन करती है मछली। पेड़ पौधे स्टोमेटा होता है, धीरे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं से पेड़ पौधे अपना श्वसन करते हैं। ट्रेकियल ट्यूब से काकरोच होता है, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये देखिए काकरोच है, इसमें ट्यूब होता है। ये देखिए पतला पतला आपको रेड कलर का ट्यूब दिख रहा होगा, रेड कलर का नहीं, इसका खून जो इसमें होता है इसी से रेड दिखता है। तो याद रखिएगा जो इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब होता है। तो ट्रेकियल ट्यूब जो होता है उसी में ये जो होता है ये ब्लड है इनका सर्कुलेट होता है। तो अगर मैं पूछूं काकरोच में कहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ये ट्रेकियल ट्यूब में, यहीं से ये श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। केचुआ जो किसान का दोस्त होता है वो स्किन से करता है। तो अब देखिए एमपीपीसी 2016 में यही पूछा गया था, स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन किस प्रकार से होता है? तो वो किस प्रकार से होता है? फुसफुस के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। हम स्तनधारी ही है ना, मनुष्य तो अंशधारी है, तो उसमें फेफड़ों के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम एक एक से स्टेप पढ़ेंगे।
जैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक स्टेप पढ़े थे, वैसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी एक एक मतलब इसके सिस्टम में इसके मतलब जो रिस्पायरेटरी अंग है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नोज की पहले बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नाक की बात करते हैं। अब यहाँ पर एयर इन करते हैं, CO2 आउट। इसका काम ही क्या होता है? CO2 आउट करना है, एयर को इन करना, मतलब सामने ही एकदम होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका नोजल हेयर होता है, नाक का बाल नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है साइंस के टर्म में? तो साइंस के टर्म में उसको सीलिया बोला जाता है। कई बार पूछा गया है जो नाक के बाल होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो नाक के बाल को क्या बोला जाता है? सीलिया बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ये क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। जो सीलिया होता है ये फिल्टर का काम करता है। इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करिएगा, ऐसे ही PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर 10,000 बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं, PDF लेते हैं और जो आई दृष्टि है उसका क्यूज करते हैं। ठीक है, तो आप भी जुड़ जाइए, आई दृष्टि का क्यूज करिए और PDF लीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, नोट मत किया करिए, PDF आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आप सब सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए बस। अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए जो नाक के बाल होते हैं क्या करता है? वो उसको सीलिया बोलते हैं, वो फिल्टर का। जैसे गर्दा आपका, जैसे कहीं आप किसी ऐसे स्थान पर बाहर है जहाँ पे बहुत से गर्दे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है गेहूं की जब वो होती है गेहूं को, मतलब उसको उस पे फसल से निकाला जाता है, उसके गेहूं को मतलब अन्न को गेहूं निकाला जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्दा होता है। क्या होता है? गर्दा मतलब धूल, मतलब उसी भूसा जो होता है वो मतलब फैल जाता है हर जगह। ठीक है, तो देखते होंगे नाक पे जाके जम जाता है, जो उसको लगाते हैं, मतलब उस थ्रेसर होता है ना, उसी थ्रेसर में जो डालते हैं वो उनके उसमें नाक में जम जाता है। ठीक है, तो वो कौन करता है? अगर नोजल हेयर ना होता तो उनके अंदर ही पूरा चला जाता, लेकिन वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, तो वो फिल्टर करता है कोई चीज़ अंदर ना जाने पाए। ठीक है, तो फिल्टर का काम करता है सीलिया। नोजल वाटर क्या होता है? जो जो म्यूकस होता है उसको, नोजल वाटर को म्यूकस बोलते हैं या सलेस में बोलते हैं। नाक में पानी भी आता है ना, जुकाम हो जाता है तो पानी भी आता, जैसे अभी सब मेरे जुकाम है तो क्या है, वो जो वाटर होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि नाक के बाल को क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, नोजल वाटर को म्यूकस कहते हैं। अब यहाँ देखिए ग्रासनी, पहला वर्ड आता है ग्रासनी, जिसको फिनिक्स कहते हैं, याद रखिएगा फेरिनिक्स कहते हैं इसको। अब ये ग्रासनी होता क्या है? देखिए ग्रासनी क्या होता है? यहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं। जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं उसको ग्रासनी या फिनिक्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं इस मैप में, मतलब इस फिगर में, ये यहाँ पर क्या है? विंड पाइप है और यहाँ पर फूड पाइप है। ये फूड पाइप यहाँ से जाता है और ऊपर आपसे नाक से विंड पाइप। यहीं पर जाके क्या मिल रहा है? यहीं पर आपको जाके ये मिल रहा है, ये देखिए इधर मिल रहा है, तो इसे फिनिक्स कहते हैं। याद रखेंगे, जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं उसी को फिनिक्स कहते हैं। अभी एक एक वर्ड को मैं बताऊंगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप मिलते हैं उसे फिनिक्स कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मत कुछ याद करिए। अब देखिए घाटी का ढक्कन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घाटी का ढक्कन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। घाटी का ढक्कन क्या होता है? ये घाटी का जो ढक्कन होता है ये क्या करता है? इसमें एक स्विच लगा होता है, यही आपको क्या करता है? यही इसी को घाटी का ढक्कन कहते हैं। ईपीग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहता है? ईपीग्लोटिस इसको बोला जाता है। इसको घाटी का ढक्कन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ईपीग्लोटिस। अगर आपसे पूछे कि ईपीग्लोटिस का काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है? स्विच करना। मतलब क्या? जैसे दो पाइप होती हैं, एक कौन सी पाइप होती है? एक फूड पाइप होती है, याद रखेंगे, एक फूड पाइप होती है और ये कौन सी पाइप है? विंड पाइप। अब देखिए दोनों साथ, अगर मान लीजिए आप खा रहे हैं खाना, तो खाना खा रहे हैं तो कौन सा पाइप खुलेगी? फूड पाइप खुलेगी और खाना आपके अंदर, इसमें नहीं जाएगा विंड पाइप में, वो इसी में जाएगा। अब जैसे आप खाना नहीं खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो क्या किस में जाएगा? ये इसमें जाएगा। कभी कभी देखते होंगे ये क्या होता है? एक मेम्ब्रेन झिल्ली होता है। ये जब ये जो झिल्ली होती है ये स्विच की तरह, जब इस साइड होता है तो ये वाला फूड पाइप बंद हो जाता है और जब ये इस साइड होता है ये खुल जाता है। मतलब ये
एक झिल्ली की तरह पतली सी होती है। ये इस विंड पाइप पर उस पर खुलता है, मतलब जैसे कई आप चीज़ें देखे होंगे, एक इधर खुलता है फिर इसमें जाता है, ये इधर खुलता है इसमें जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त बहुत बोल रहे हैं, या आपको खाना खाते वक्त खांसी आ गई, तो उसमें क्या होता है, दोनों पाइप हल्का सा खुल जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़। इसीलिए बोला जाता है खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। खाना खाते वक्त मान लीजिए बोल रहे हैं या वो खांसी आ गई, तो ये कुछ खाना अगर इसमें थोड़ा सा चला जाता तो आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, फिर आप पानी वानी पीते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जब खाने में ये वाला खुल जाता है, ये वाला बंद हो जाता है, और जब सांस लेना हो तो ये बंद हो जाता है और ये खुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बनाया गया है ताकि ये जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन झिल्ली, वो दोनों को डिस्टर्ब ना करे, ना खाना वाला खाने में इसमें जाए, ना ये वाला इसमें जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसीलिए बोला जाता है कि खाते समय ना बोलना चाहिए, ना हंसना चाहिए, सिर्फ शांति से खाना ही खा लेना चाहिए। तो याद रखिएगा, ईपीग्लोटिस, ठीक है, ये ही कहलाता है, ये फूड पाइप। अब जो खाना होता है वो स्टमक में जाता है, और जो हवा होता है वो लंग्स में जाता है। अभी यही हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर फूड पाइप एंड विंड पाइप अलग होते हैं। ईपीग्लोटिस में क्या होता है, ईपीग्लोटिस में फूड पाइप और विंड पाइप अलग होते हैं। यहीं पर देखिए, फूड पाइप अलग हो गया, विंड पाइप अलग हो गया, बस। तो ईपीग्लोटिस का मतलब समझ गए। ईपीग्लोटिस क्या होता है, खाना को स्विच करता, मतलब ये भोजन को नहीं, मतलब आपकी नली को स्विच का काम करता है ईपीग्लोटिस। कुछ मतलब जब भी खाने का काम हो इधर जाएगा तो फिर इधर, ये मतलब ये बंद खुलता रहता है, स्विच वाला काम करता है, ठीक है। तो यही पूछा जाता है, स्विच वाला काम कौन करता है। अब यहाँ पर देखिए, विंड पाइप ट्रेकिया के बारे में पूछ रहा है। तो ट्रेकिया क्या है, अब यहाँ पर हम क्या आ गए, इसको छोड़ दिए, इसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ हम किस पे पढ़ेंगे, विंड पाइप के पढ़ेंगे। अब देखिए, विंड पाइप पढ़ रहे हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यही था। तो यहीं पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी जो आ रहा है ये आपका कौन सा है, ये विंड पाइप है, ठीक है। तो ये विंड पाइप के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो ये विंड पाइप के बारे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसी विंड पाइप के ऊपर एक ये छोटा सा ये लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, लेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, छोटा सा ये जो पार्ट होता है इसी विंड पाइप पर जो लगा होता है उसको लेरिंक्स कहते हैं। अब यही जो लेरिंक्स होता है, इससे एक ढका, मतलब मेम्ब्रेन वो होता है, कार्टिलेज होता है। ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज जो होता है, मतलब उपास्थि होता है। इसी उपास्थि को एडम एप्पल कहते हैं। बहुत बार आप वर्ड सुने होंगे साइंस में, एडम एप्पल क्या होता है। तो देखेंगे, जो मेल होते हैं उनका ये गले का नीचे का एक पार्ट होता है, देखिए कुछ निकला, कई कई जो एज हो जाता है जिनका, उनका ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। गले के नीचे का एक घाटी तरफ ऐसे होता है, ठीक है। तो उसी को एडम एप्पल, यह मेल में ही से अभी आप मतलब फीमेल में नहीं देखे होंगे कि ये गले का जो ये रहता है वो ज़्यादा निकला रहता है। फीमेल में होता ही नहीं, मेल में ही निकला होता है। याद रखिएगा, वो किस में निकला होता है, मेल में नहीं निकला होता है। अब वही क्या कहलाता है, एडम्स एप्पल कहलाता है। और ये जो ये ब्लू कलर का ऊपर लिखा है, उसको ग्लोटिस कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसका काम क्या होता है, यह सांस को अंदर भेजता है और आवाज़ को अंदर की तरफ, आवाज़ को अंदर की तरफ, सॉरी, आवाज़ को बाहर भेजता है। यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ भेजता है, यहाँ पर अंदर से बाहर लिख दीजिए, साउंड को अंदर से बाहर, अंदर से बाहर भेजता है। तो क्या करता है, जो ग्लोटिस का क्या काम होता है, सांस को अंदर भेजता है और आवाज़ को अंदर से बाहर भेजता है, ये ग्लोटिस का काम होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, वॉइस बॉक्स पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपका वॉइस बॉक्स किससे जुड़ा होता है, तो लेरिंक्स से वॉइस बॉक्स जुड़ा होता है। इसी लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स ही कहते हैं, याद रखिएगा। यही साउंड बनाता है, लेरिंक्स जो होता है यही साउंड बनाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सभी कुछ पर जुड़ा होता है, ट्रेकिया पे जुड़ा होता है, मतलब विंड पाइप पे ही जुड़ा होता है,
और विंड पाइप लंग से जुड़ा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एडम एप्पल क्या होता है, तो ये ट्रेकिया पर उपस्थित होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। यह केवल मेल में पाया जाता है। ग्लोटिस क्या होता है, यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ग्लोटिस का काम क्या होता है, सांस को अंदर भेजना और साउंड को बाहर भेजना। इसी से लिरिक्स जुड़ा होता है ट्रेकिया से, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ठीक है, इतना याद रखेंगे विंड पाइप। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फिनिक्स पढ़ा, लिरिक्स पढ़ा, और ये यहाँ पर ट्रेकिया पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे लंग्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट जो होता है वो लंग्स होता है। अगर मैं कहूँ लंग्स किस कलर का होता है, तो आप क्या बताएंगे, लंग्स किस कलर का होता है। लंग्स हमेशा पिंक कलर का होता है। किस कलर का, पिंक कलर का होता है। स्टडी क्या कहलाती है, पल्मोनोलॉजी कहलाती है। याद रखिए, देखिए किसी किसी का लंग भूरा हो जाता है तो वो स्मोक करने से भूरा हो जाता है, ठीक है। और नेचुरल जो कलर होता है वो पिंक ही होता है। अब देखिए लेरिंक्स की बात तो हम ऊपर ही कर लिए हैं। इसका वेट कितना होता है, तो वेट बता दीजिए। वेट 1.3 केजी होता है। कितना होता है, वेट 1.3 केजी होता है दोनों का। अब देखिए, अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो ये वाला ये फंक्शन देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रेकिया है। याद रखेंगे ये ट्रेकिया है। और जो ये रेड कलर का डॉट डॉट बाहर का लगा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्लूरा बोलते हैं, फेफड़ों की झिल्ली बोलते हैं। तो प्लूरा क्या होता है, फेफड़ों की झिल्ली होती है। तो वैसा क्वेश्चन आता है कि प्लूरा होता क्या है, फेफड़ों की ऊपर की झिल्ली होती है। बायां फेफड़ा, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, ये दाएं के कंपेयर में। राइट लंग जो होता है बड़ा होता है, बायां थोड़ा सा छोटा। छोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्डिक नॉच होता है। कार्डिक नॉच देखिए ये वाला सिस्ट अलग है, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये कार्डिक नॉच कहलाता है ये। तो याद रखिए कि यही पूछा जाता है, कार्डिक नॉच किस में होता है, लेफ्ट लंग में होता है कि राइट लंग में होता है। तो कार्डिक नॉच जैसे डॉक्टर जब देखते हैं ये कार्डिक अटैक आता है या हार्ट से कोई प्रॉब्लम होता है किसी को, तो वो लेफ्ट लंग ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो लेफ्ट लंग अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वही ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो ये यहीं पर ये देखिए कार्डिक नॉच, हृदय गुहा यहीं से जुड़ा होता है, कार्डिक मतलब लेफ्ट लंग से। तो याद रखिए। अब देखिए ये वाला जो बीच बीच में स्पेस का पार्ट है, ये क्या कहलाता है, यह मीडिया स्टेनम कहलाता है। तो बीच वाला जो मतलब ये जो बीच का स्पेस वाला पार्ट है वो मीडिया स्टेनम कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं स्पेस लिख दिया हूँ बीच में, ताकि आपको पता चल जाए स्पेस वाला पार्ट क्या कहलाता है, मीडिया स्टेनम। और ये जो नीचे लगा होता है ये डायाफ्राम कहलाता है। अभी डायाफ्राम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आ गई हैं आपकी। अब देखिए ये जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में आगे चल के डिवाइड हो जाता है लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो याद रखिएगा, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसी को क्या कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड पढ़िएगा, हिंदी मत पढ़िएगा। ट्रेकिया का दो पार्ट में डिवाइड होना क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। जैसे एक इधर डिवाइड हो गया, एक इधर, ठीक है। तो ट्रेकिया का दो पार्ट में डिवाइड होना क्या कहलाता है, ब्रोनकाई कहलाता है। अब देखिए इसी ब्रोनकाई का भी डिवीजन होता है। ब्रोनकाई का भी डिवीजन किस में हो जाता है, ब्रोनक्लस में हो जाता है। याद रखिएगा, ब्रोनक्लस में क्या इसका डिवीजन हो जाता है, ब्रोनकाई का भी डिवीजन हो जाता है। याद देखिए, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया क्या कहता है, ब्रोनकाई कहलाता है। और सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, या आप कह सकते हैं कि ट्रेकिया का दूसरी बार जब डिवीजन होता है, या कह सकते हैं ब्रोनकाई का डिवीजन फर्स्ट बार जब होता है, या ट्रेकिया का दूसरी बार डिवीजन होता है, तो वो ब्रोनक्लस बोला जाता है। वाई कोस्ट नलिका, ये वाई नलिका बोला जाता है, यहाँ पर कोस्ट लगा दिया जाता है। तो ये वाई कोस्ट, इंग्लिश वाला याद करिएगा, हिंदी वाला नहीं, हिंदी वाला नहीं पेपर में दिया रहता, ब्रोनकाई ब्रोनक्लस दिया रहता है। तो अगर हम पूछे कि ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, तो ब्रोनकाई। आप बताइए, ट्रेकिया का सेकंड डिवीजन क्या कहलाता है, तो ब्रोनक्लस कहलाता है। या ब्रोनकाई का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है, ब्रोनक्लस कहलाता है, ठीक है। अब जब ये ट्रेकिया का थर्ड डिवीजन क्या कहलाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। यही ट्रेकिया है जो डिवीजन हो रहा है।
पहला डिवीजन तो ब्रोंकाई बना दिया, दूसरा डिवीजन ब्रोंकलस बना दिया, और थर्ड डिवीजन क्या बना गया, इस यही वाला इधर भी हो रहा है, ठीक है, ये एलुबल बन गया, एलुबली, ठीक है, यह कूपिका बन गया। तो थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो थर्ड डिवीजन के जो अलुबुला क्या होता है, ये जो अंगूर की तरह, ये ग्रेप्स की तरह जो होता है, इसी पर हो, ये मतलब जो हार्ट में, अब वो लंग्स में आपका जो ये ग्रेप्स की तरह ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये पूरी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ग्रेप्स की तरह जो ये मतलब होते हैं, इसी को एल्वुली या कोपिका बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यही यहाँ लिखा गया है, जब प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया तो ब्रोनकाई कहलाता है, और सेकेंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया का कहलाता है, यह प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोनकाई, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ब्रोनकलस कहलाता है। थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया या फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोनकलस, वो क्या कहलाता है, एलुबिली कहलाता है। तो याद रखिए, जब ब्रोनकली डिवीजन होगा तो ब्रोनकलस में बदलेगा, और ब्रोनकलस जब डिवीजन होगा तो वो किस में बदलेगा, एलुबिली में बदलेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए जो एलुबिली होता है यही मेन होता है। अभी देखिए क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। एलुबिली क्या होता है, एलुबिलाई क्या होता है, शेप जो होता है इसका ग्रेप्स की तरह होता है, जो ये छोटे छोटे, यहाँ पर ये इसमें नहीं दिया था लेकिन इस पे छोटे छोटे ग्रेप्स की तरह लगे होते हैं, ठीक है, यही एलुबिली कहलाते हैं। तो ये जो इसका शेप किसकी तरह होता है, ग्रेप्स की तरह। फेफड़े की यूनिट, जैसे आप हमेशा पढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल पढ़ते हैं आप, इसीलिए। अब जैसे मस्तिष्क की तो नेफ्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कहते हैं, ये आपका जो ये एलुबिली की है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मतलब फेफड़े की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एलुबिली होती है। याद रखेंगे, फेफड़े की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एलुबिली होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपके पेपर में। अब देखिए ये क्या एलुबिली क्या होती है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। अब देखिए फंक्शनल क्या कहलाता है, क्योंकि गैसों का जो एक्सचेंज होता है यहीं पे होता है, याद रखेंगे। क्योंकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या O2 हुआ, ठीक है, वो यहीं पर इम्प्योर से प्योर के फॉर्म में होता है, इसीलिए फंक्शनल यूनिट करते हैं, सबसे छोटा यहीं पे होता है, इससे छोटा कुछ होता नहीं, ठीक है, एलुबिली है। अब देखते हैं, अब 1 लाख एक लंग्स में होता है, याद रखेंगे, 1 लाख एक लंग्स में एलुबिली होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, फेफड़ों का गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है, तो फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है, एलुबिली होता है। अभी हम एलुबिली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। गैसीय विनिमय में एक्सचेंज होता है जो, वो कहाँ पर होता है, एलुबिली। अभी देखिए पीछे 2021 में क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना। देखिए जो भी हमारा कंटेंट होगा आपको एक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, ताकि पेपर में आए वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है एलुबिली की। अब देखिए एलुबिली ये कोपिका का डायग्राम है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, ये देखिए। देखिए आप पढ़े होंगे, अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर ये आने वाला ही, पल्मरी आर्टरी पढ़े होंगे। पल्मरी आर्टरी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध मतलब इम्प्योर रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अब देखिए इसी जब इम्प्योर ब्लड क्या होता है, कहाँ पे जाता है, ये क्या है, एलुबिली है, इसी एलुबिली में जाता है। तो इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है, O2 की सांद्रता कम होती है, मतलब CO2 उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, O2 कम प्रेजेंट होता है। और जो बाहर से विंड पाइप से जो आ रहा है हवा, उसमें क्या होता है, जैसे 21% क्या होता है, ऑक्सीजन है, और 0.03% क्या है, ये CO2 है। तो CO2 क्या है, कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 कम। अब ये पूछेंगे ये यहाँ का CO2 कहाँ से आया, तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, ये वाला CO2 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके इसमें मौजूद है, वो कहाँ जो पल्मरी आर्टरी से आई है, वहाँ पर CO2 ज़्यादा है और O2 कम है, और जो बाहर से ट्रेकिया से आ रहा है वहाँ पर O2 ज़्यादा है और CO2 कम है। अब देखिए एक फिजिक्स में आप वर्ड पढ़े होंगे, डिफ्यूजन।
याद रखेंगे। डिफ्यूजन एक वर्ड पढ़े होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि हमेशा हवा जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। एक वर्ड याद रखिएगा, हमेशा हवा जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। अब यहाँ पर देखिए गैसों का कैसे बाहर निकलता है ये आज जान लीजिए। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यही याद रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो गैसें होती हैं चलती हैं। अब यहाँ पर क्या, जो बाहर से गैस डिफ्यूजन क्या होता है, यही होता है। अभी देखिए बाहर से जो आ रही है उसमें O2 ज़्यादा है, यहाँ हाई है, ठीक है, ये हाई है O2। अब यहाँ वाला जो O2 है यहाँ कम है, तो O2 आएगा यहाँ कि नहीं, तो O2 तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वही डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर O2 क्या है, हाई है, हाई से कहाँ आ गया, यहाँ पर एलिबिली में आ गया लो में। तो यहाँ पर क्या हो गया, किसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, O2, क्योंकि O2 आ गया। अब यहाँ से कैसे वो CO2 निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो ये यहाँ पर बाहर से आ रहा है, यहाँ CO2 कम है और यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, तो यहाँ हाई से लो इधर जाएगा, तो यहाँ पर से फिर इधर चला गया हाई से लो, जैसे इधर हाई से लो इधर आ गया और यहाँ से हाई से लो इधर चला गया। तो याद रखिएगा CO2 निकल रहा है, तो CO2 क्या हो गया, ये बाहर निकल गया और O2 क्या हो गया, अंदर आ गया। तो यही सिस्टम, यही कॉन्सेप्ट होता ही है कि हमारे अंदर से बाहर कैसे CO2 निकलता है और O2 कैसे अंदर आता है। सब डिफ्यूजन का खेल है, सब यहाँ भी बायोलॉजी में फिजिक्स का खेल है, ठीक है। हमेशा अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर याद रख लेंगे कि बाहर वाला जो आपका ट्रेकिया से या विंड पाइप से आ रहा है वहाँ O2 ज़्यादा है, यहाँ जो एलोबेली में मौजूद है वो कम है, तो ये तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। और ये CO2 ज़्यादा है, यहाँ भी हाई प्रेशर लो प्रेशर लगा दीजिए, तो यहाँ पर CO2 से यहाँ ये नीचे, यहाँ CO2 इधर से इधर जहाँ कम है उधर चला गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट हो गए, इसी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जब निकलने से का प्रोसेस क्या होता है, ब्रोनकलस में जाएगा, फिर ब्रोनकाई, फिर उल्टा सीधे चलिए, ब्रोनकलस में जाएगा, फिर ब्रोनकाई में जाएगा, फिर ट्रेकिया में जाएगा, फिर आगे नोस के होते हुए बाहर निकल जाएगा। यही कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए जो शुद्ध रक्त होता है ये आगे बढ़ता है। शुद्ध रक्त जो O2 होता है ज़्यादा होता है, CO2 इसमें कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, उसको पेवल ब्लड कहते हैं। अब देखिए अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, फुसफुस धमनी में बहता है, पल्मरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मरी वेन में कौन सा, फुसफुस शिरा में कौन सा, प्योर ब्लड। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कहाँ पर प्योर ब्लड बहता है, कहाँ पर मतलब अशुद्ध ब्लड बहता है, मतलब इम्प्योर ब्लड बहता है। तो वो पल्मरी आर्टरी में जो होता है अशुद्ध बहेगा, पल्मरी प्योर ब्लड पल्मरी वेन में बहेगा, ये याद रखिए। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि ये एलोबेली काम कैसे करता है, डिफ्यूजन के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी इसको क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम देखिए यहाँ पर हम पढ़े थे, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला रेड वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला क्या कहलाता है, ये डायाफ्राम कहलाता है। डायाफ्राम याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पर इस वाले मैप दिखाते हैं तो ये है आपका डायाफ्राम, ये याद रखिएगा डायाफ्राम है। तो ये ही डायाफ्राम, तो डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम कुछ नहीं होता है, इसका सिर्फ यही याद रखिएगा, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। जो आपका ब्रीदिंग रेट कितना चलेगा, ठीक है, 1 मिनट में कितना रहेगा, वो सब इस यही रेगुलेट करता है। ऊपर क्या होता है, चेस्ट कैविटी होता है, नीचे एब्नॉर्मल पार्ट होता है। तो ऊपर चेस्ट कैविटी, नीचे एब्नॉर्मल पार्ट होता है, इसी को डायाफ्राम कहते हैं, इसी के ऊपर रहता है, ठीक है। ये क्या कहता है, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। अब देखिए थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। जैसे किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लिंगुस द्वारा नियंत्रित होता है। मानव में श्वास की दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है, 12 से 15 बार एक मानव में प्रति मिनट होती है रिस्पायरेशन की दर। श्वसन क्रिया के ATP के रूप में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है क्रेब्स चक्र में प्राप्त होती है। इंस्पायरेशन सांस लेना तथा निश्वास सांस छोड़ना में किसी मात्रा का अपरिवर्तित होना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन कहलाता है। मतलब जो किसी मात्रा अपरिवर्तित, जो मतलब कौन सी मात्रा, यहाँ लिखा कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम
अंदर सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो कौन सी मात्रा अपरिवर्तित? तो नाइट्रोजन की मात्रा, ये पेपर में पूछा गया आपके पे, ठीक है। तो ये कौन है? नाइट्रोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल क्या होता है? एल्वियोली, मतलब गैसों का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? अभी हमने यहाँ पर क्या बताया, यही क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था पेपर में आपके पीसीएस में। आपको ये एल्वियोली ही बताया ना, यहीं पर तो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, O2 ज़्यादा आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, तो ये कहाँ पर? एल्वियोली में। तो यही उस क्वेश्चन का रहा है कि फेफड़ों का गैसीय एक्सचेंज, मतलब गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन फुसफुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, पहले क्या होता है? ये कहना क्या चाहता है कि अगर हमारा ऑक्सीजन आ रहा है तो पहले कहाँ पे जाएगा? तो पहले ऑक्सीजन फुसफुस, मतलब कहाँ पे? लंग्स में जाएगा, फुसफुस मतलब लंग्स, फिर रक्त में जाएगा, फिर वहाँ से उसमें जाता है, पहले लंग्स में जाता है, फिर रक्त में जाता है, पहले रक्त से फेफड़े में नहीं जाता, पहले फेफड़े में जाता है, फिर रक्त में जाता है, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका टिश्यू में जाता है, ठीक है। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता प्रभावित करती है रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे अंगीठी जला के अगर बैठना है, अगर रूम बंद किए हैं, अंगीठी जला लिए तो ये बहुत खतरनाक होता है। कभी ऐसा मत करिएगा कि अंगीठी जला लिए हैं और रूम बंद कर दिए हैं, ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑक्सीजन का अंदर जाना वो रुक जाएगा, ठीक है। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? फेफड़ा, लंग्स हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। कौन हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो फेफड़ा करता है। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है? पहले लंग्स में होता है, यहाँ पर देखिए क्या आईएएस का क्वेश्चन है, पहले लंग्स में होता है, फिर रक्त में जाता है, फिर टिश्यू में जाता है। तो कौन सा जाएगा? 2, फिर 1, फिर 3, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, हमेशा क्वेश्चन जब जैसे आप अब पढ़ लिए हैं कॉन्सेप्ट, अब ये क्वेश्चन कितने आराम से आप कर दिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहते हैं फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते। मैं आपको 2000 क्वेश्चन करवा देता, फिर आप कुछ दिन याद रहता, भूल जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब देखिए आपसे अगर कोई भी पूछे कि एल्वियोली क्या है, या ब्रोंकाई ब्रोंकलस क्या है, या कौन सा बड़ा होता है, ये देखिए, ये जो इधर वाला बड़ा होता है, इधर वाला छोटा होता है, ठीक है, मतलब इधर छोटा होता है, इधर बड़ा होता है। लेरिंक्स क्या है, ठीक है, ये स्टडी क्या कहा जाती है, ये सब अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो 1-2 बार अगर इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो हर चीज़ें आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम थोड़ा लगेगा कोर्स कंप्लीट करवाने में, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको एक जैसे कंप्लीट करवाया जाता वैसे ही करवाऊँगा, एक अच्छे कोचिंग की तरह, ठीक है। ये नहीं कि मैं मैराथन ला के सब ख़त्म कर दूँ जल्दी से, ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट ना बताऊँ। तो मैं पूरी तरह से मतलब आपके कोर्स को पेपर तक आपके ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, मुझे कितना भी, क्योंकि मैं ही हूँ, अकेला हूँ, अपने स्टाफ में यहाँ कोई स्टाफ भी नहीं रखा हूँ, मैं ही कुल सब कुछ करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ, हर कॉन्सेप्ट देखता हूँ, इसके बाद आपको पास आता हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।